गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब ठीक हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अभी अभी एग्ज़ाम दिए हैं और रिजल्ट भी आने वाला ही है कुछ दिनों में, तो फिर आगे की पढ़ाई तो ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने वीडियो पेश करेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं ये देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पास होते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं किसी कारण से, बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट से नाखुश होते हैं। तो जो बच्चे को यदि कि फेल हो जाते हैं या क्रॉस लग जाते हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेल जो होता है वो सफलता की पहली सीढ़ी होता है। सफल होने के लिए आपको असफल होना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना असफल हुए आप सफल नहीं हो सकते हैं। और जो बच्चे अपने रिजल्ट से नाखुश होंगे, आएगा रिजल्ट तो उनको भी कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि ये पहला सीढ़ी है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस ये आगे चलने का एक रास्ता है कि आप इससे आगे बढ़ सकते हैं, और इससे ज़्यादा कोई ये इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आज हम बात करने जाएंगे फिजिक्स के बारे में। ध्यान से देखिएगा, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स होता क्या है? ओके, चलिए ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स मतलब भौतिकी, मतलब फिजिकल। अब फिजिकल मतलब होता है बाहरी चीज़ों। कौन चीज़ों? बाहरी, जो बाहरी दिखावा होता है उसी का नाम फिजिक्स होता है। जैसे हम चल रहे हैं, दिखावा हो रहा है। सूरज उग रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी फिजिक्स है। फैन घूमता है, ये दिखावा है, ये भी फिजिक्स है। यानी जिस संसार में जो चीज़ हमको दिखेगा वही, उसी का नाम क्या होगा? फिजिक्स होगा। ओके, चलिए तो देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं। लिखे हैं द वर्ड ऑफ फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी फिजिक्स जो वर्ड है आपका वो कहाँ से आया दोस्त? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड मतलब क्या हो गया बच्चों? ग्रीक मतलब ब्रिटेन को कहता है। ग्रीक वर्ड कहाँ होता है? ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड में। ग्रीक वर्ड यानी फिजिक्स जो वर्ड आया वो कहाँ से आया है? ब्रिटेन से आया है। किस वर्ड से आया है? तो वो वर्ड है आपका फाई लेमिना हाफ समेशन इज लेस देन इक्वल टू एंड गप्पा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। फाई लेमिना हाफ समेशन इज लेस देन इक्वल टू एंड गप्पा। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को गप्पा बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? नेचर होता है। यानी कि एक वर्ड है, मीनिंग है, जिसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? नेचर हो गया। कहेंगे ये फाई क्या होता है, लेमिना क्या होता है? तो बच्चों इंडिविजुअली मतलब अकेले यदि हम देखें तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जिस तरीके से बताइए, एप्पल में ए भी होता है, डबल पे आता है, एल आता है और ई आता है। कोई आप पूछेगा इस एप्पल में ए का मीनिंग क्या होगा, पी का मीनिंग क्या होगा? क्या कोई बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब एक साथ आ जाता है तो उसका मतलब सेब होता है। उसी तरीके से फाई लेमिना का इंडिविजुअली मतलब नहीं होगा, लेकिन जब एक साथ आ जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? नेचर होता है। ये ग्रीक वर्ड है और नेचर कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड। यानी कि जब ब्रिटेन की डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखा गया तो उसका मीनिंग इंग्लिश में क्या पाया गया? नेचर पाया गया। बच्चों हम लोग के यहाँ डिक्शनरी क्या होता है? या तो हिंदी से इंग्लिश हो या इंग्लिश से हिंदी हो। जहाँ जो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है उसके अनुसार डिक्शनरी बना दिया जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? नेचर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आता है? इंडेड फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस।
फिजिक्स जो ब्रांच का साइंस है वो क्या करता है, विच डील विथ नेचर एंड एनी टाइप ऑफ नेचुरल फिनोमेना। यानी फिजिक्स क्या है मेरे बच्चों, फिजिक्स जो है आपका साइंस का वो ब्रांच है जिस ब्रांच में हम लोग नेचर और इस नेचर में जितने भी प्रकार के नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं। नेचुरल फिनोमेना मतलब क्या होता है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और फिनो मतलब घटनाएं, मतलब कि इस नेचर में जितने भी प्रकार के प्राकृतिक घटनाएं हो रही है उन सभी का बारे में क्या करेगा, जानकारी देगा। मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स किस वर्ड से आया है, फाई लेमना हाफ समेशन इज लेस देन इक्वल टू एंड गप्पा, जिसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, नेचर। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि फिजिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच जिस ब्रांच में हम लोग नेचर और नेचर में होने वाले नेचुरल फिनोमेना यानी कि प्राकृतिक घटनाएं के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब नेचुरल फिनोमेना क्या होता है, प्राकृतिक घटना क्या होता है, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे बारिश का होना, क्या कोई आदमी चाहकर बारिश करा सकता है, आर्टिफिशियल रेन को छोड़ दीजिए मूवी वगैरह के लिए। वैसे जो नेचुरल जो बारिश होता है क्या हम मेरे कारण होता है, नहीं। बिजली चमकती है, क्या वो मेरे कारण होता है, एटमॉस्फेरिक लाइटिंग, हम चाहेंगे तो बिजली चमकेगा, ना चाहेंगे नहीं चमकेगा, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। भूकंप जिसको अर्थक्वेक बोलते हैं, क्या वो हम चाहेंगे कि अभी भूकंप आ जाएगा, नहीं आएगा। बारिश अभी अचानक हो जाए, होगा, नहीं होगा। अभी हम मान रहे हैं कि अभी हम लोगों के यहाँ गर्मी आ रहा है, अचानक हम बोल देंगे कि अभी हम लोगों के यहाँ ठंडे का मौसम आ जाए, क्या आएगा, नहीं आएगा। यानी कि हम चाहकर भी चेंज नेचर के नियम को नहीं कर सकते। नेचर का नियम हम चेंज नहीं कर सकते। जो घटना नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसे मैं नहीं बदल सकते। अब यही तो हमको पढ़ना है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। बारिश क्यों होता है, तो क्यों हुआ, मतलब घटना हुआ। भूकंप क्यों आया, ये भी घटना हुआ, क्या मेरे कारण घटना हुआ, नहीं ना, नेचर के द्वारा। इसी को तो कहते हैं नेचुरल फिनोमेना। मतलब फिजिक्स साइंस की वैसी ब्रांच जिस ब्रांच में हम लोग नेचर और नेचर में होने वाले नेचुरल फिनोमेना के बारे में क्या करते हैं, पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि फिजिक्स जो है, इट इज मतलब कौन, फिजिक्स। फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, महत्वपूर्ण। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्लोज मिस्ट्री ऑफ ऑल नेचुरल फिनोमेना। वही बात जो भी हम बताएं, यानी कि साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है कौन, फिजिक्स। इसमें क्या करता है, डिस्क्लोज मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, रहस्य होता है, हम लिख चुके हैं यहाँ पे। मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, रहस्य। रहस्य को क्या करेगा, डिस्क्लोज। क्लोज मतलब बंद करना, और डिस लगा दिया या मतलब कि खोलना, मतलब रहस्य को क्या कर देगा, खोल देगा। ऑफ ऑल नेचुरल फिनोमेना, यानी जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हो रहा है उसका रहस्य को क्या कर देगा, खोल देगा। और जो खोलेगा उसी का नाम क्या होगा, फिजिक्स होगा। यानी कि इस संसार में नेचर में जितने भी प्रकार के नेचुरल फिनोमेना हो रहा है उसको क्या कर देना, डिस्क्लोज कर देना, उसके रहस्य को डिस्क्लोज कर देना कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, उसी का नाम दोस्त फिजिक्स होता है। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ें। ओके, उसके बाद क्या कहता है फिजिक्स इज द मोस्ट ब्रांच ऑफ साइंस। मोस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, इट हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर साइंस। यानी फिजिक्स जो बहुत ही मोस्ट ब्रांच मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है अदर साइंस को डेवलप करने में। मतलब कि यदि फिजिक्स ना होता तो आज हम लोग को यदि तबीयत खराब होता है तो हम लोग आसानी से
उस तबीयत को ठीक नहीं कर पाते हैं। मेरी बॉडी यदि हार्मफुल हो जाता है, कोई डाइजेस्ट वगैरह कुछ भी हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, अगर फीवर है आपको तो एक थर्मामीटर दे देता है, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। तो बाबू हमें ये बताइए कि वहाँ पे जो थर्मोमीटर है क्या वो बायोलॉजी बनाया? नहीं, वो थर्मामीटर फिजिक्स बनाएगा। अब फिजिक्स के सहारे कौन डेवलप कर गया? बायोलॉजी डेवलप कर गया। और चलिए अभी देखिए होंगे कुछ दिन पहले कोरोना आया था। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कोरोना है। तो कोविड जब आया तो किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि उसकी साइज माइक्रो में होता था, उससे भी कहीं छोटा। माइक्रो मतलब समझते हैं 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 होता है। बहुत छोटा हुआ, बहुत छोटा। और छोटी छोटी चीज़ को हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम दिया गया माइक्रोस्कोप वगैरह। उसकी सहायता से हम लोग उस छोटे छोटे चीज़ को देख सकते हैं। बताइए, बीमारी आया, बीमारी को दूर करना चाहिए था बायोलॉजी को, लेकिन किसके सहारे किया? फिजिक्स के सहारे किया। आप कभी देखे होंगे एक्सरे मशीन, जब किसी का हड्डी टूट जाता है, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कुछ भी टूट जाए, तो देखते वहां पे एक्सरे करता है। एक्सरे में क्या होता है? वहां से जब आप एक्सरे करवाते हैं या कोई करवाता है तो वहां से एक रे निकलता है, एक लाइट निकलता है जो कि बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, और अंदर जितने भी आपको त्रुटि हुआ है उन सब को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक कागज पे उतार देता है। लाइट निकलता है वहाँ से। अब ये लाइट कहाँ पढ़ना होता है? फिजिक्स में ही तो पढ़ना होता है। यानी कि बिना फिजिक्स के हम कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। यानी फिजिक्स एक ऐसा चीज़ है जो आपको देखने को मिलता है, लेकिन और चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता। आप चल रहे हैं, आपकी जगह से हजारों फिजिक्स के नियम गुजर गया, आपको पता भी नहीं चला। लेकिन एक बार आप सोचेंगे तब आपको सभी जगह फिजिक्स ही फिजिक्स दिखाई देगा। जब आप चल रहे होते हैं तो अचानक केला के छिलके पे यदि पैर आ जाए तब देखिए क्या होता है। आप चल रहे होते हैं गर्मी के दिनों में, अचानक आपका टायर ब्लास्ट कर जाता है। ये सब क्या है? ये सब फिजिक्स ही तो है। लेकिन आप लोग या हम सब जब छोटे थे बचपन में ऐसा एब्जॉर्वेशन नहीं करते थे, लेकिन आज हम ये सभी चीज़ के बारे में एब्जॉर्वेशन करेंगे और हम आपको सारे चीज़ फिजिक्स में जो हो रहा है, नेचर में जो हो रहा है, उसके बारे में क्या करेंगे? स्टडी करवाएंगे। यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे जो नेचर में हो रहा है, जो हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसके बारे में नहीं जान रहे हैं। उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे? यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो समझ में आया ना कि फिजिक्स के सहारे हम साइंस के अदर ब्रांच को हम कैसे डेवलप किए हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लिखे हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, विदाउट मैथमेटिक्स वी कैन नॉट इमेज ऑफ फिजिक्स। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी मैथ जो है फिजिक्स का लैंग्वेज है। यानी कि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको मैथ जरूरी है, यानी फिजिक्स की भाषा समझना है आपको कि आखिर फिजिक्स होता क्या है, तो उसके लिए आपको मैथ आना जरूरी है। फिजिक्स की भाषा समझने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको मैथ आना बहुत जरूरी है। वही तो लिखा हुआ है, विदाउट मैथमेटिक्स वी कैन नॉट इमेज ऑफ फिजिक्स। बिना मैथ के हम लोग फिजिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आप कहेंगे कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम तो बायोलॉजी के, हम मैथ कैसे पढ़ेंगे? तो टेंशन नहीं लेना है। जितना यूज होता है मैथ उतना हम पढ़ाएंगे।
ओके, मैथ के टीचर के भरोसे नहीं रहेंगे, हम पढ़ाएंगे मैथ उतना। फिर क्या कहता है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर टू फास्ट फ्रेंड विच मूव साइड बाय साइड। यानी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर टू फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड यहाँ पे मतलब क्या हुआ, फास्ट तेज नहीं, फास्ट फ्रेंड मतलब सच्चा मित्र हो गया। क्या हो गया बच्चों, सच्चा मित्र। यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स दो सच्चे मित्र हैं जो एक दूसरे के बाद क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। कभी मैथ आएगा, कभी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, कभी फिर मैथ, फिर फिजिक्स, इसी तरीके से बार बार क्या करते रहेगा, मूव करता रहेगा। लेकिन फिजिक्स में, मैथ में कभी भी नहीं न्यूटन को पढ़ने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। मैथ में कभी नहीं मिलेगा कि स्पीड ऑफ लाइट बताइए, मैथ में कभी नहीं बताएगा कि बताइए अवतल दर्पण या फिर कोई भी मिरर ले लिया जाए, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी, सेंटर पे है ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा, ये सब नहीं पूछेगा। लेकिन ये सब पढ़ने के लिए आपको मैथ आना जरूरी है। इसमें बहुत सारे आप फार्मूला डेराइव किए होंगे, आप फार्मूला प्रूफ किए होंगे, मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, लेंस फार्मूला पढ़े होंगे ना, और पढ़े होंगे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन एस्टैब्लिश किए होंगे, F बराबर r/2। ये सब कहाँ से आया बच्चों, ये सब तो मैथ से ही तो आया। मैथ के कॉन्सेप्ट के सहारे ही तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यदि मैथ ना होता तो हम लोग फार्मूला भी नहीं डेराइव कर पाते। ओके, यानी कि एक दूसरे के बाद क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर टू फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड कहता है किसको है, ध्यान से सुनिएगा। फास्ट फ्रेंड मतलब हुआ सच्चा मित्र। सच्चा मित्र कहता किसको है, सच्चा मित्र उसको कहता है जो मुसीबत आने पे अपने फ्रेंड, अपने मित्र को मदद कर दे, लेकिन बदले में वो मदद की उम्मीद नहीं रखे, उसी को सच्चा मित्र कहते हैं। जैसे दो फ्रेंड हैं ए और बी, मान लेते हैं एक मार्कर और एक मार्कर दोनों आपस में फ्रेंड है। ए का ज़रूरत आया, बी ने बिना पूछे ए से ए की मदद कर डाली। ए की जब मुसीबत आई तो बी ने क्या किया, बिना पूछे ए से ए की मदद कर डाली। लेकिन बी चाहता ये है कि हम अपने मित्र से हेल्प नहीं लेना है, नहीं हमको ये इसको एहसास दिलाना है कि हम तुमको हेल्प किए हैं। जैसे कोई एक दूसरे को हेल्प करता है तो बाद में बोल देता है कि हम तुमको तो हेल्प कर दिए, बड़ा बुरा लगता है दोस्तों। वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए ऐसा। यदि आप ऐसा बोलते हैं तो क्यों हेल्प किए, नहीं बोलना चाहिए। और जो नहीं बोलता उसी को सच्चा मित्र कहते हैं। ओके, यानी ये मैथ और ये फिजिक्स को हमेशा ज़रूरत पड़ेगा मैथ का, लेकिन मैथ को कभी भी फिजिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यही हुआ सच्चा मित्र। यानी कि ए की ज़रूरत पर आप बी तुरंत कर डाला, अब बी का तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यदि ज़रूरत भी रहेगा डे टू डे लाइफ में जो फ्रेंडशिप में होता है, फिर भी बी को नहीं बोलना चाहिए कि ए तुम हमको हेल्प करो, नहीं बोलो, क्योंकि यदि उसको दिखाई दे रहा है तो वो खुद हेल्प कर देगा, बात अलग है। लेकिन बी को नहीं बोलना चाहिए कि हम तुमको हेल्प किए। तो आज से आप लोग भी ये बात को समझिएगा और कभी किसी को मौका मिले हेल्प कर दीजिए, लेकिन कभी भी आप उसको उस बात को उसको मत एहसास दिलाइए कि हम तुमको क्या किए हैं, हेल्प किए हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ तक हुआ होगा कंप्लीट। तो आप लोग राइट डाउन कीजिए यहाँ तक पूरा, क्या लिख लिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम तो फिजिक्स के बारे में देख ले कि फिजिक्स होता क्या क्या है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। फिजिक्स जो है साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें हम लोग नेचर और इस नेचर में जितने प्रकार के नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे आते हैं। हमको पढ़ना क्या क्या होता है फिजिक्स में, हमको पढ़ना क्या क्या होता है। सिलेबस ऑफ फिजिक्स देखिएगा। सिलेबस ऑफ फिजिक्स नहीं लिखते हैं, सिलेबस ऑफ फिजिक्स समझ जाइएगा, नाम नहीं लिख रहे हैं सिलेबस ऑफ फिजिक्स। इधर 11th और इधर आपका 12th।
देखिए पढ़ना क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन जिसको मात्रक और बीमा बोलते हैं। दूसरा पढ़ना होगा आपको वेक्टर एंड स्केलर। तीसरा पढ़ना होगा मेजरमेंट एंड एरर। मेजरमेंट एंड एरर। चौथा पढ़ना होगा मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स। पांचवा पढ़ना होगा बच्चों मैकेनिक्स। छठा पढ़ना होगा बच्चों थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। फिर सातवां पढ़ना होगा एकॉस्टिक बोलते हैं यानी कि साउंड। चलिए इतना चीज आपको क्लास 11th में पढ़ना होगा। ओके चलिए अब आते हैं 12th में। 12th में पहले हम लोगों को पढ़ना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। फिर पढ़ना होगा मैग्नेट। फिर पढ़ना होगा ऑप्टिक्स, जिसमें दो आएगा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। फिर पांचवा पढ़ना होगा आपको मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद कंप्लीट। ध्यान से देखिएगा सिलेबस ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स का जो सिलेबस है आपका 11 एंड 12 के लिए 11 और 12 है। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना होगा, वेक्टर एंड स्केलर पढ़ना होगा, मेजरमेंट एंड एरर पढ़ना होगा, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो 1 to 4 जो है 1 to 4 सिर्फ हम 11th के लिए नहीं बच्चों 12th में भी यूज होता है। ठीक है ना? हाँ इसमें ये जो चीज़ है ये थोड़ा नहीं होता है उतना, बट 1 to 4 1 2 and 4 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है किसमें? क्लास 12th में। ओके बिना इसके और इसके हम लोग फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का फिजिक्स हो। ओके चलिए आपको सिलेबस कहाँ से आता है फिजिक्स का? यहाँ से मेन आता है, मैकेनिक्स से स्टार्ट होता है। ये सब बेसिक बात है। क्या है? बेसिक बात। ये जो मेरा चीज़ है ये सब बेसिक बात है। कौन बात है? बेसिक है। ओके ये सब बेसिक में आता है। यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर एंड स्केलर, मेजरमेंट एंड एरर, मैथमेटिकल टूल्स, ये सब आपको बेसिक में आएंगे। और बेसिक जो चीज़ है वो 11 12 दोनों के लिए कॉमन होता है। 11 में भी आपको इसका यूज होगा और 12th में भी इसका क्या होगा? यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर और मेजरमेंट एंड एरर, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। ओके मैथमेटिकल टूल्स हम बोले थे अभी कि मैथ के बिना हम फिजिक्स पढ़ नहीं सकते हैं, यानी वही ये चीज़ है जो हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे आपको। लेकिन कब? जब इतना सारा हम पढ़ा लेंगे उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे? मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाएंगे। ये आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा और ये हमारा क्लास 11th में। जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई सोच लिए हैं कि हमको खाली सिर्फ बोर्ड पास करना है, तो बच्चों बोर्ड पास भी करना है तो आपको 11th आना चाहिए। सिर्फ बोर्ड पास से काम नहीं ना चलेगा। बोर्ड पास करेंगे फिर बहुत सारे बच्चे जनरल कंपटीशन में चले जाते हैं, तो जनरल कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आएगा आपको। अब बताइए सिर्फ 12th पढ़ने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि आपको 11 12 दोनों पर ही है।
क्योंकि सिर्फ 12th पढ़ के 12th पास कर तो जाएंगे, 12th पास तो कर जाएंगे, लेकिन अच्छा से नहीं कर पाएंगे। अच्छा से पास करने के लिए आपको 11 भी और 12th दोनों जरूरी है। हाँ, IIT लेवल का नहीं पढ़ेंगे, नीट लेवल का नहीं पढ़ेंगे, बोर्ड वाले बच्चों के से बोल रहे हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। और यदि आप IIT या फिर नीट यानी कि मेडिकल की तैयारी करेंगे तो यहाँ पे आपको 50% इससे और 50% आपको इससे क्वेश्चन आएंगे। कंपटीशन के लिए आपको दोनों तैयारी करना पड़ेगा, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, IIT या फिर नीट। IIT या फिर नीट यदि आप करना चाहते हैं तो आपको 50% दोनों से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इसमें आपको कंजूसी नहीं करना होगा। यदि आप कंजूसी करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। फिर आपको क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। हमको नहीं, आपको प्रॉब्लम होगा, हमको भी होगा, ऐसा बात नहीं है, हमको भी होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th में जाते हैं तब उनका माइंड खुलता है कि हमको क्या करना है, IIT करना है या फिर नीट करना है, तो फिर हमको मुश्किल आ जाता है, क्योंकि आप 11th नहीं पढ़े होते हैं, फिर 11th पढ़ाइए, फिर उसको टारगेट में कंप्लीट करवाइए, थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, चलिए, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो टारगेट की ज़रूरत भी नहीं रहेगा। ईमानदारी से पढ़ेंगे आप IIT और नीट के लिए तो आपको मुश्किल भी नहीं होगा। नीट यानी कि मेडिकल, जैसे MBS वगैरह बनता है, और IIT यानी कि और बोर्ड पास करना है तो बोर्ड पास करना है तो बोर्ड में कोई भी बोर्ड हो 100% क्वेश्चन इसी से आएगा। किसके लिए? बोर्ड के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको 100% क्वेश्चन जो आएगा वो क्लास 12th से आएगा, 11th से कुछ भी नहीं आएगा, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, पंजाब बोर्ड, दिल्ली, जो भी हो, सारा का सारा क्वेश्चन किससे आएंगे? इसी से आएंगे, 12th से आएंगे। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि यदि CBSE हो तो, बिहार बोर्ड हो तो, नहीं बच्चों, सबका सिलेबस एक ही होता है। 15 से 17 या 16 to 18 ईयर वाले स्टूडेंट को सिलेबस सेम होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी हो। 15 to 17 और 16 to 18 वाले स्टूडेंट को सिलेबस सेम होता है, चाहे आप कहीं भी रहें। आप इंडिया में रहें, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, जहाँ रहना जहाँ रहिए, सिलेबस सेम ही रहेगा। सिलेबस वही पढ़ना रहेगा 11 और 12 के लिए। 15 से 17 या 16 से 18 वाले स्टूडेंट को, 15 से 17 साल वाले बच्चों को या 16 से 18 साल वाले बच्चों को सिलेबस क्या रहता है? सेम रहेगा। ओके, चलिए, चाहे आप कहीं भी रहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ये था आपका फिजिक्स सिलेबस के बारे में जानकारी कि किससे कितना क्वेश्चन, किससे क्या क्वेश्चन पूछेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बहुत सारे चीज़ आप यहाँ पे वो चीज़ पढ़ेंगे जो आप क्लास 9 और 10 में पढ़ के आए हैं, लेकिन हम ऐसा आपको नहीं कहेंगे कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, इसको हम नहीं बताएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम हर वो चीज़ बताएंगे जो मेरे क्षेत्र में है, मेरे दायरे में वो जो आएगा वो हम सब कुछ बताएंगे, चाहे वो क्लास 9th का ही चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो क्लास 10th का ही चीज़ क्यों ना हो, हम सारा का सारा बताएंगे। हम ये आपसे नहीं पूछेंगे कि आप जानते हैं नहीं जानते हैं। ओके, चलिए हम बताएंगे, ठीक। चलिए हम सबसे पहले पढ़ने जाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन। मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालिए यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, चलिए हम लोग जानते हैं कि यदि हमको रोटी बनाना है तो डायरेक्ट रोटी बना देते हैं? नहीं, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस आपको क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। जैसे
आपके पास आटा होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तब जाके कहीं रोटी बन सकता है। बनाएगा नहीं, बन सकता है मे बी। अब उसको क्या करना है, आटा पानी को मिलाना पड़ेगा, उसको गूंथना पड़ेगा, मतलब जिसको लोग बोलते हैं सानना, जो भी हो। उसके बाद उसको गोल गोल छोटा छोटा टुकड़ा में करके उसको क्या करना पड़ेगा, रोटी बनाना पड़ेगा। फिर तावा, फिर गैस, चूल्हा, ना जाने क्या क्या चीज़, फिर उसको उलटना पलटना पड़ेगा। समझिए कितना सारा प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके कहीं रोटी बनता है। अब आप यूनिट एंड डायमेंशन बनाने के लिए क्या इतना आसानी से तुरंत यहीं पे पहुंच जाएंगे, यानी रोटी बनाने के लिए डायरेक्ट रोटी पे पहुंच गए? नहीं, बहुत सारा काम करना पड़ा। उसी तरीके से यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। ओके, क्या काम करने पड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकी राशि। क्या बोलते हैं? भौतिकी राशि। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? चलिए कहेंगे वैसे क्वांटिटी जिसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं उसे क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, तो लिखिएगा, द क्वांटिटी which is studied in physics, study in physics, and that quantity is called क्या? फिजिकल क्वांटिटी। और इसका डेफिनेशन देखेंगे। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या कहेंगे, बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं। वैसे क्वांटिटी जो फिजिक्स के नेचर को बनाने में पार्टिसिपेट करता हो, फिजिक्स के नेचर को बनाने में क्या करता हो? वैसे क्वांटिटी जो फिजिक्स के नेचर को बनाने में क्या करता हो? पार्टिसिपेट करता हो। जैसे आप लोग पढ़े होंगे V बराबर आई आर, पढ़े होंगे ना? तो इसमें भी क्या होता है? पोटेंशियल यानी कि विभव। आई क्या होता है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे भी मतलब पोटेंशियल, और ये कहाँ पढ़ने को में है? फिजिक्स में। ये क्या है? करंट। कहाँ पढ़ने को है? फिजिक्स में। ये क्या है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। कहाँ पढ़ना है? फिजिक्स में। और सब मिल के एक नियम बना दिया ना, जिसको क्या बोलता है? ओम्स का नियम। क्या बोलता है? ओम्स लॉ। बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है ना ओम्स लॉ। और ये कहाँ है? नेचर में ही तो है। V बराबर आई आर, इतना करंट, इतना रेजिस्टेंस, तो इतना विभव हो जाएगा, होगा ना? चलिए ये सब कहाँ है? यही तो है। और इसी को तो बोलते हैं नियम, लॉ। यानी कि क्वांटिटी जो है फिजिक्स के नियम को बनाने में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा, उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। वैसे क्वांटिटी जो फिजिक्स के नियम, किसका नियम है? फिजिक्स का। फिजिक्स के नियम को बनाने में पार्टिसिपेट कर दे। पार्टिसिपेट मतलब योगदान दे दे। क्या कर दे? योगदान। ओके, उसे क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग पढ़ लिए, उस इसका कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल जैसे आपका डिस्टेंस आएगा, और टाइम आएगा, स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, फोर्स आएगा, मोमेंटम आएगा। अब ETC कर दीजिए।
डिस्टेंस यानी कि दूरी, टाइम यानी कि समय, स्पीड यानी कि चाल, वेलोसिटी यानी कि वेग, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, फोर्स मतलब बल, मोमेंटम यानी कि संवेग, इट इज मतलब आदि। ओके, ये सारे के सारे कहाँ स्टडी करने को मिलेगा? फिजिक्स में, और इसी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, चलिए लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को हम बांटेंगे कितने भागों में? 3 भागों में, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे 3 भाग में बांटेंगे। पहला फंडामेंटल, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा यहाँ पे आएगा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा आएगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्या आएगा? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी के बच्चों यहाँ पे हम 3 भाग में बांटे, फंडामेंटल, डेराइव और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल, डेराइव, सप्लीमेंट्री। हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी को आपने यहाँ पे 3 भाग में क्यों बांटा, बांटने का रीज़न क्या होता है? तो बांटने का रीज़न भी बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे, लेकिन हम नहीं बताएंगे। कहेंगे तब कौन बताएगा? आप खुद समझ जाएंगे। कब? जब हम तीनों का मतलब समझा देंगे तब। तीनों का जब मतलब समझा देंगे आप खुद समझ जाएंगे कि ओ इस कारण से बांटा गया। हम आपको इस तरीके से पढ़ा देंगे कि आप खुद बताएंगे आंसर, आप खुद हमसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? मेरा पढ़ाने का तरीका सबसे हट करके है, हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप खुद हमसे आगे बढ़ जाएंगे। हम डेरिवेशन करेंगे भी नहीं, बड़े बड़े डेरिवेशन आप करके बैठ जाएंगे। ओके, आज अब बड़े बड़े को क्या होता है, डेरिवेशन में मार खा जाता है। न्यूमेरिकल बताएंगे, बताने से पहले आप खुद का आंसर बन गया। ओके, चलिए यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव, सप्लीमेंट्री। तो बच्चों अभी हम शुरुआत में 2 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब जाके हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सप्लीमेंट्री के बारे में। ओके, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल, डेराइव और फिर लास्ट में पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। कब? जब ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे तब। चलिए अब यहाँ पे हमारा आता है फंडामेंटल। इसको क्या बोलते हैं जानते हैं? हिंदी में आधार राशि, इसको व्युत्पन्न राशि। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। चलिए जब वो ऊपर आएंगे तो उसको बताएंगे। तो फंडामेंटल क्या होता है, डेराइव क्या होता है, देखते हैं। चलिए लिख लीजिए। चलिए लिख लिए ना? चलिए अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की ओर। पहले पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आधार राशि बोलते हैं ना, आधार। देखिए क्या होता है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी कि आधार राशि कहता है। फंडामेंटल मतलब होता है आज़ाद,
यानी कि फंडामेंटल का दूसरे शब्द में हम कहें तो इंडिपेंडेंट। बच्चों इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आज़ाद। हम लोग इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं कब? 15 अगस्त को मनाते हैं ना। 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए थे, उसी के नाम पर इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं, मतलब आज़ाद। तो यहाँ पे वही चीज़ कहता है कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होता हो, वो किसी दूसरे राशि पर, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करता हो, उसे क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे बोलेंगे वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होता हो। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे भी डिपेंड ना करता हो, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। वैसे राशि जो किसी पे भी डिपेंड ना करेगा। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे से डैश देख के बाद, द फिजिकल क्वांटिटी which does not depend any other physical quantity। नहीं क्या लिखे? द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करेगा, उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। हमें ये बताइए, आप अपने घर में ज़रा देखिए, डिपेंड कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं या आपके पापा कर रहे हैं आप पर? आप डिपेंड कर रहे हैं, आप अपने पापा पे, मम्मी पे, दादाजी पे, दादी पे आप कर रहे हैं। आपको यदि वो खाना देंगे तो आप खाएंगे, यदि नहीं देंगे तो नहीं खाना खाएंगे। और हम सब जानते हैं कि हम सब के यहाँ कमाने वाले कम होते हैं और खाने वाले ज़्यादा होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। यानी जो आज़ाद हैं उनकी संख्या कम होता है। यहाँ भी उसी तरीके से फंडामेंटल की संख्या क्या होता है? कम होता है। और जानते हैं कितना होता है? मात्र 7। मात्र कितने होते हैं? 7। यानी कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। There are 7 fundamental physical quantity। यानी आधार राशि की संख्या कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। कौन कौन देखिएगा? पहला लेंथ है, यानी कि लंबाई जिसको बोलते हैं। दूसरा टाइम। तीसरा मास। चौथा आता इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे लिख देते हैं। पांचवा आएगा टेम्परेचर। छठा आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सातवां आएगा लुमिनियस इंटेंसिटी। चलिए, ये आपके 7 वो राशि हैं, वो भौत की राशि, वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो किसी पे भी डिपेंड ना करता हो। लेंथ को लंबाई बोलते हैं, टाइम को समय, मास को द्रव्यमान बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत धारा बोलते हैं,
टेम्परेचर को तापमान बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पदार्थ के मोल बोलते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता बोलते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया होगा। चलिए तो ठीक है, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। ओके, ठीक है, बाकी आप लोग आगे की ओर बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ओके, ठीक, थैंक यू।